तो वो मेरा एडमिशन करवा रहे थे उस टाइम पे यूक्रेन में। और उन्होंने मुझे बताया था कि आप क्रीमिया मत जाएं, क्रीमिया तो गांव है। एमबीबीएस किया उन्होंने इंडिया में प्राइवेट उनका तो पीजी भी कर रही हैं वो तो। हाँ, वो अभी एमएस ओब्स गायनी कर रही हैं। रशिया में आप रोड ट्रिप कर सकते हो, उसके अलावा आप मॉस्को जा सकते हो घूमने के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग जा सकते हो। बाहर की कंट्री है, रशिया है, तो थोड़ा नशे वशे से दूर रहना चाहिए। और फाइनली मैं 6th ईयर में ट्रॉफी जीत के ही आया था। ये बात है आज से 10 साल पहले की। तो आप प्रॉपर यूट्यूब से भी नीट पीजी की तैयारी कर सकते हो। एक दिन में आप कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। और वो सोचते हैं कि एजेंट ने तो पैसे खा लिए या फिर कुछ और कर दिया, तो वो एजेंट के साथ अपनी कन्वर्सेशन खत्म कर देते हैं वहीं पे। उन्होंने वहाँ पे मेरा लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन करवा दिया था, जिसकी वजह से मेरा 1 साल खराब हो गया था। सर्जरी कर रहे हैं, डीएनबी सर्जरी कर रहे हैं। उन्होंने चाइना से एमबीबीएस की है। क्लास में पढ़ के गया हूँ और मैं पहली क्लास में ही नहीं पास हो पा रहा, तो कैसे काम चलेगा ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर। और जैसा कि आपने लास्ट संडे को हमारा पॉडकास्ट देखा था और मैंने आपको बताया था कि हम पॉडकास्ट की एक सीरीज प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा अलग अलग लोगों का इंटरव्यू दिखाएंगे जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं। उनका इंटरव्यू भी दिखाएंगे आपको और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब्रॉड में। जो स्टूडेंट्स हैं अभी करंटली, उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब्रॉड में। तो लास्ट पॉडकास्ट में आपने देखा था कि अरुण के बारे में आपने जाना था, उसके कैरियर के बारे में आपने जाना था, उसकी जर्नी के बारे में आपने जाना था। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरव, और ये मेरे ही कलीग हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मेरे साथ वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं रशिया से ही। तो डॉक्टर गौरव, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। डॉक्टर गौरव पवार, मैं पानीपत से रहने वाला हूँ और मैंने अपनी एमबीबीएस क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से की है, जो कि पहले क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से नाम से जानी जाती थी। अब उसको क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मैंने अपनी इंटर्नशिप सिविल हॉस्पिटल पानीपत से की है और अभी मैं नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो गौरव, मैं आपके बारे में ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जो व्यूवर्स हैं उनको बताओ कि आपकी जर्नी कैसी थी, जब स्टार्टिंग से, मतलब जब 12th की थी, 12th के बाद से फिर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी एमबीबीएस के लिए। हाँ, जब हमने 12th की थी तो आपके भाई दीपक, वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे और आप हमारे सीनियर होते थे उस टाइम पे। तो आपने उस टाइम क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और हमें पता चला था कि बाहर से ऐसे ऐसे एमबीबीएस होती है और इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हैं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता पड़ता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो फिर हमारी दीपक के साथ बात हुई, दीपक ने बताया कि आप बाहर से एमबीबीएस कर रहे हो। उस टाइम आप शायद लैंग्वेज कोर्स में। हाँ, मैं यहाँ पे जैसे कि वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब मैंने वहाँ पे रशिया में एडमिशन लिया था, एक्चुअली उस टाइम पे तो यूक्रेन में हुआ करता था क्रीमिया। तो हाँ। उस टाइम पे जब एडमिशन लिया था तो मेरा मतलब एजेंट कह लो, कंसल्टेंट कह लो, कुछ भी कह लो, उन्होंने वहाँ पे मेरा लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन करवा दिया था, जिसकी वजह से मेरा 1 साल ख़राब हो गया था। और फिर नेक्स्ट ईयर इनका एडमिशन हुआ था और इन्होंने मतलब पूछा था कि भाई वहाँ पे कैसा माहौल है, तो मैंने इनको बताया था कि सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद फिर कैसा रहा जब वहाँ पे पहुँचे, जब स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर, तो कुछ कमी लगी? फर्स्ट ईयर में जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें जाते ही मतलब जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे हमें हॉस्टल प्रोवाइड कर दिए गए थे और जैसे इंडिया में बात हुई थी कि हमें जाते ही हमारा 1 महीने का मैस लगा था उस टाइम पे। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता था कि हम 1 महीने का चाहते हैं या फिर हम पूरे साल का मैस चाहते हैं। जाते ही हमें जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन हमें रूम अलॉट हो गए थे, हमारे हॉस्टल्स मिल गए थे और हमें इंडिया से ऐसा कुछ लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि बेडशीट लेके जानी पड़ेगी या पिलो कवर या पिलो कुछ लेके जाना पड़ेगा। सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड हो गया था हमें और हम अच्छे से सेटल हो गए थे वहाँ पे जाते ही फर्स्ट ईयर में। उसके बाद स्टार्टिंग में जब हम वहाँ पे गए थे तो हमें पता चला कि वहाँ पे हमें डेली क्लास में पढ़ के जाना पड़ेगा। डेली क्लास में 5 मार्क्स होते हैं और मुझे अभी भी याद है कि हमारी पहली क्लास थी एनाटमी की और मैं रूम से पूरा पढ़ के गया था और जैसे ही मैं क्लास में पहुँचा तो टीचर ने मेरे से सवाल जवाब किए। मुझे कुछ के आंसर्स आते थे, कुछ के आंसर्स नहीं आते थे, तो टीचर ने मुझे फेल कर दिया। तो मैं थोड़ा निराश हो गया कि ऐसे कैसे काम चलेगा। 6 साल अगर मैं पहली क्लास में पढ़ के गया हूँ और मैं पहली क्लास में नहीं पास हो पा रहा तो कैसे काम चलेगा ऐसे। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया वहाँ पे कि कितना पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें मैनिपुलेट नहीं हो सकती। अगर स्टूडेंट पढ़ता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनिपुलेट हो जाती हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो जिनके साथ आप बात करके उनको समझा सकते हो कि आप क्यों नहीं पढ़ पाए, या फिर मतलब सब कुछ टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप हार्ड वर्किंग हो और अगर आप डेली क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो या क्लासेस जा रहे हो डेली, तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं तो पर्सनली ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छी जर्नी थी
और जैसे एक मतलब बच्चों का जो डाउट होता है मेनली ये होता है कि वहाँ पे जो पैटर्न है, स्टडी पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है कि भाई वहाँ पे पैटर्न में बताते हैं, जैसे अपर लिम्ब स्टार्ट करवा दिया तो उसके बारे में बताएंगे, फिर बोन्स के बारे में बताएंगे, फिर मसल्स के बारे में बताएंगे। तो जब वहाँ पे की तो कौन सी बुक्स प्रेफर की थी स्टार्टिंग में? जब हम इंडिया से गए थे तो हम तो इंडिया से BD चौरसिया लेके गए थे। तो काम आई थी वो? BD चौरसिया मतलब देखो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बुक्स तो कोई भी बुक खराब नहीं होती है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी मेहनत करनी है। वरना अगर आप आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे तो यूट्यूब है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे मैंने अभी नीट PG की तैयारी की है तो आप प्रॉपर यूट्यूब से भी नीट PG की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास और प्लेटफॉर्म भी है। तो सेम जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहे तो जैसे डॉक्टर नजीब है एक, वो एनाटॉमी पढ़ाते हैं, अगर आप उनके लेक्चर लेना चाहे तो उनके लेक्चर ले सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली ये कहूँगा कि बुक्स वगैरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप वहाँ पे पहुँचोगे तो यूनिवर्सिटी की, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी होती है और उनकी अपनी खुद की बुक्स होती हैं जो कि सेमेस्टर वाइज होती हैं। तो वो आपको बुक्स अलॉट करते हैं कि आप मतलब ये सब्जेक्ट के लिए बुक ले सकते हो। या और एनाटॉमी की हम बात करें पर्टिकुलर, क्योंकि मोस्टली लोग एनाटॉमी के बारे में ही जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में सबसे पहला सब्जेक्ट एनाटॉमी होता है। तो एनाटॉमी तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है वहाँ पे। अगर बच्चा अच्छे से मेहनत करे एनाटॉमी के ऊपर तो मुझे लगता है कि उसे कोई खास परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड सिलेबस करवाते हैं वो लोग एनाटॉमी का। जैसे अब पर्सनली मेरा ओपिनियन ये रहता है कि जैसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि भाई बुक्स लेके जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स की। बेटर रहेगा कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल बुक्स हैं उनसे पढ़ो और जो लेक्चर्स हैं उनसे पढ़ो। तो इसमें आपका कोई ओपिनियन? मेरा यही ओपिनियन है कि बेटर रहेगा कि आप बुक्स की बजाय कुछ और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बुक्स कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाती हैं तो इस चक्कर में बच्चे अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं ले जा पाते। बुक्स तो हो जाती हैं प्रोवाइड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बुक्स के लिए। ठीक है, जैसे आपने अभी यहाँ पे आने के बाद FMG क्लियर किया, FMG एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया था दिसंबर में ही, आते ही 4-5 महीने प्रिपरेशन करके। तो उसके लिए आपने कोई पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या कोई माइंड सेट ऐसा था, या फिर यहीं पे आने के बाद आपने स्टार्ट की थी? मेरी जो मतलब FMG की जो प्रिपरेशन थी कि ऐसा था कि मेरी 1-2 सीनियर से बात हुई, आपसे भी मेरी बात हुई थी, उस टाइम हम बैचमेट होते थे, तो आपकी और मेरी भी बात हुई थी इस बारे में। तो मैं इंडिया से एक बुक लेके गया था, अक्रोस करके एक बुक्स आती है। तो 4th ईयर में हुआ था मैं, मुझे ये था कि 4th, 5th, 6th ईयर पढ़ूंगा, उसके बाद 6th ईयर के बाद अपना MCI क्लियर हो जाएगा। तो मैं 4th ईयर के बाद लाइब्रेरी गया और मैंने वो बुक पढ़ी तो 2 घंटे में ही मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं तो नहीं पढ़ रहा अभी, मैं 6th ईयर में जाके देखूंगा। फिर 6th ईयर में मैंने कुछ ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की, जो इंडिया में ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। लेकिन फाइनली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं जुलाई 2020 में इंडिया पहुंचा था और मैंने जुलाई 2020 में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर बच्चा 3-4 महीने निकाले, अच्छे से पढ़े, दिन में मतलब 10-12 घंटे पढ़े तो आराम से FMG क्लियर हो जाता है। हाँ, मतलब ये एक हवा बना रखा है कि FMG क्लियर नहीं होता है, उसके पीछे जैसे मेरे अपने सर्कल में जितने भी लोग थे सबके सब लोग क्लियर हो गए FMG, मोस्टली सारे जितने भी हम जानते हैं सब ने अपना क्लियर कर लिया FMG। और कोई ऐसा भी नहीं है कि हम कॉलेज टाइम में कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह भी नहीं ले रखा था हमने, यहाँ आने के बाद ही कोचिंग ली थी। तो उससे हम मतलब इस बेस पे ये तो बता सकते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं आता है उस FMG का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो FMG एग्ज़ाम है वो एक बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए बहुत ही सही एग्ज़ाम है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत इजी एग्ज़ाम है। लेकिन एक बच्चे को अगर एक डॉक्टर बनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस एग्ज़ाम में जो उनका क्राइटेरिया है 50% का, वो सफिशिएंट है। एटलीस्ट बच्चों को इतना तो पता होना ही चाहिए, तभी वो कैपेबल है कि वो डॉक्टर बन सकते हैं। FMG ज़रूरी है और FMG से ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई खास एग्ज़ाम नहीं है। अगर अब तो FMG भी नहीं है, अब तो नेक्स्ट हो गया है। अब तो नेक्स्ट हो जाएगा, अब तो ये तो सबके लिए ही है, तो और ज़्यादा इजी होगा ऑफ कोर्स, और ज़्यादा कोचिंग्स खुलेंगी और ज़्यादा बच्चों के पास ऑप्शन होंगे। और जैसा कि पिछले कुछ टाइम में चल रहा है कोविड के बाद से, तो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म भी बहुत सही हो गया है। तो अगर बच्चा मेहनत करना चाहे तो 3-4 महीने होते हैं। और जैसे मतलब एक मिसकंसेप्शन हो रहा है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम वहाँ पे अगर अपनी रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ना लें, प्रेप लैडर या मैरो या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग ना लें या ऑफलाइन कोचिंग भी ना लें, तो खाली अगर सेल्फ स्टडी करे बच्चा स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो क्या लगता है कि क्लियर कर सकता है या ज़रूरत है कहीं ना कहीं उसकी कोचिंग की या किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है? मैं
क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। हमारा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट आया था मेडिसिन, जो कि मेडिसिन के नाम से नहीं था, लेकिन सेकंड ईयर से लेकर 6th ईयर तक मैंने मेडिसिन पढ़ा है वहाँ पे। और हमारी जो डिग्री होती है, आपको पता ही है, अपनी जो डिग्री होती है वो भी MD फिजिशियन वाली होती है। तो मेडिसिन की पढ़ाई, सर्जरी की पढ़ाई जो कि सेकंड ईयर से 6th ईयर तक चलती है। तो अगर बच्चा वहाँ पे भी सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहा है तो एक जो बेसिक नॉलेज होती है, क्योंकि देखो जो FMG का एग्जाम है ये MCQ बेस्ड है, तो MCQ बेस्ड है तो इसमें तो ऐसा है कि आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ से उठ के तो क्वेश्चन आ सकता है ना। लेकिन उसके अलावा अगर आपको एक बेसिक नॉलेज या फिर एक बेसिक जो होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है, तो कॉलेज की पढ़ाई सफिशिएंट है। अगर बच्चे ने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई की है, और अच्छे से पढ़ाई का मतलब यही है कि सेकंड ईयर से लेकर 6th ईयर तक वही टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एंडोक्राइनोलॉजी है, वो सेकंड ईयर में आ जाती है हमारी, और एंड तक जाते जाते एंडोक्राइनोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऐसे ही रूमेटोलॉजी, ऐसे ही कार्डियोलॉजी, तो ऐसे ही डिफरेंट उनको बाद में जाके हमें हमारे साइकिल्स भी लगे थे, 15-15 दिन की क्लास भी लगी थी हमारी 6th ईयर में जाके, 3rd ईयर, 4th 5th 6th ईयर में जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है, बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और वही नॉलेज बार बार गेन होती रहती है। अगर बच्चा सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहा है और टीचर की बात सुन रहा है तो हो जाता है FMG तो। अब जैसे इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना थेरेपी सब्जेक्ट है जी, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में नॉर्मल नर्सिंग केयर वगैरह वो सिखाते हैं उसमें। 3rd ईयर में हमें वो सिखाते हैं कि प्रिकर्सन, पल्पेशन, अस्कल्टेशन कैसे करना है। फिर उसी चीज़ को आगे 4th ईयर में वो डिवाइड कर देते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, उसमें बताएंगे, उसमें इटियोलॉजी बताएंगे, पैथोजेनेसिस बताएंगे, फिर धीरे धीरे उसको डायग्नोसिस सिखाएंगे, फिर ट्रीटमेंट सिखाएंगे, फिर आगे 5th ईयर में जाने के बाद उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएगा, और फिर 6th ईयर में तो फिर पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, रिपीट हो रही है वही चीज़ें, क्योंकि बीमारी तो अलग हो नहीं सकती, वो तो वही रहेंगी। तो अच्छा था इसका मेडिसिन का एक्सपीरियंस अपना वहाँ पे। बाकी एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जैसे नीट PG का एग्ज़ाम है वो मैंने दिया नहीं है, आपने नीट PG का एग्ज़ाम अभी दिया है रिसेंटली, तो कैसा था एग्ज़ाम? मतलब क्या लगा, FMG से डिफरेंट था या क्या था उसमें? FMG के कंपैरिजन में जो नीट PG है, ये अगर कंपैरिजन की बात ही चल रही है तो अगर आप वही 19 सब्जेक्ट्स FMG में है, वही 19 सब्जेक्ट्स नीट PG में है, तो ऐसा कोई खास डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन सारा जो डिफरेंस बनाती है वो बनाता है कंपटीशन। जैसे FMG है, ये एक मतलब कि आपको सिर्फ ये क्वालिफाइंग एग्जाम है कि आप 50% लो और आप क्वालिफाई हो जाओ, आप इंडिया में अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। और जो नीट PG है ये कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और नीट PG में फिर दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि नीट PG में होते हैं 200 क्वेश्चंस, और जो FMG था उसमें 300 क्वेश्चंस होते थे। तो इसमें अब कुछ तो कंपटीशन है, ऊपर से क्वेश्चंस भी आपने कम कर दिए, ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि मतलब मेन प्रॉब्लम यही है कि कंपिटिटिव एग्जाम है, तो ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसी वजह से है, वरना सब कुछ सेम रहता है। और बल्कि मैंने जैसे पर्सनली मैं अपना बताऊं, मैं गौतम नगर में रह रहा था, तो वहाँ पे मैं मिला, FMG से भी मिला, इंडियन ग्रेजुएट से भी मिला। तो इंडियन ग्रेजुएट्स को तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो सोच के चलते हैं कि पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उसकी प्रैक्टिस नहीं होती ना। हम तो FMG देते हैं, हमें पता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वहाँ पे भी रशिया में जैसे पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जैसे FMG है उसमें हमें पता है कि 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर मेरा कोई जूनियर है, मैं उससे बोलूँगा कि ऐसा टाइम भी आएगा जब आप पढ़ते रहोगे, तो ऐसा टाइम भी आएगा कि जब आप एक दिन में आप कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो अगर आपने पहले पढ़ रखा है। तो उस बच्चे को उस बात पे यकीन ही नहीं होता कि यार भैया मैं ऐसे कर लूंगा, सर मैं ऐसे कर पाऊंगा, क्या मेरे से पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन फिर वो पढ़ता है और देखता है कि बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल है। एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं। और कई सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन की हम बात करें, मेडिसिन जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो उसको पहली बार पढ़ने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, तो पेपर से पहले वो वही मेडिसिन आप एक दिन में रिवाइज कर लेते हो। तो सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और नीट PG के कंपैरिजन में कोई खास डिफरेंस नहीं है FMG में, मतलब सेम सिलेबस है, सेम तरीके के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। फैकल्टी भी वही है, फैकल्टी भी वही। और दूसरा डिफरेंस ये भी आ जाता है ना सुधीर भाई की, जो FMG है ये आपके मेरे ख्याल से अभी जो लास्ट ईयर FMG हुआ था वो शायद 30,000 स्टूडेंट्स ने दिया था, 30,000। उसके कंपैरिजन में जो नीट PG है वो अभी 3 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। और ऊपर से कम्पिटिटिव एग्जाम भी है,
और तो बस ये डिफरेंस, और तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर और एंटरटेनमेंट के हिसाब से पूछा चाहूँ, ये तो एजुकेशन की बातें होगी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वहाँ जाके बच्चे पढ़ाई ही करें, बाकी और चीजें भी लाइफ में सारी चीजें जरूरी है। कॉलेज सब कुछ करने के लिए होता है, और जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ फॉर्चुनेटली वो कॉलेज तो बहुत सही था। हमारे कॉलेज में अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो हमारे कॉलेज में तो ये था कि पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज भी कराई जाती थी और बच्चे खुद भी करते थे। और मेरी तो जगह भी इतनी सुंदर है क्रीमिया में, मतलब अगर आप भी तो क्रीमिया से ही पढ़े हो, आप भी बता सकते हो ये तो। नहीं, मैंने तो बताया हुआ ऑलरेडी। हाँ, फिर भी क्रीमिया मतलब सुंदर जगह है एक तो इतनी, और ऊपर से हमारे टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते रहते थे, क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे, जैसे ऑर्गेनाइज भी होते थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होता है, और फुटबॉल के टूर्नामेंट। और उस टूर्नामेंट में तुम्हारी टीम कभी नहीं जीती। हाँ, मैं उस टूर्नामेंट में मेरी इतनी खराब किस्मत रही है कि मैं 6 साल रहा कॉलेज में, तो मैंने 6 फाइनल खेले हैं, 5 फाइनल खेले हैं मैंने, और मैं एक भी फाइनल नहीं जीत पाया। फिर लास्ट ईयर में जाके मैं फाइनल जीता था। वो एक यहाँ पे इंसिडेंट बताना चाहूँगा, क्रिकेट टूर्नामेंट का ही है। लाइक उस टाइम 3rd ईयर में 4th ईयर में थे शायद हम। तो टूर्नामेंट हो रहा था और पूरा का पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया था। ये भाई साहब इंडिया में थे उस टाइम पे, हॉलीडेज में यहाँ पे आए हुए थे। जनवरी में नहीं, मई की बात थी शायद। हाँ, वो टूर्नामेंट थोड़ा सा पहले हो गया था। हाँ, टूर्नामेंट पहले हो गया था, तो ये इंडिया में आए हुए थे और उस टाइम पे टूर्नामेंट चल रहा था। तो सारे सेमीफाइनल वगैरह हो गए थे, फाइनल में इनकी टीम पहुंच गई थी और हमारी दूसरी टीम थी वो भी फाइनल में पहुंची हुई थी। तो टूर्नामेंट का पूरा टूर्नामेंट ही रुकवा दिया था कि जब डॉक्टर गौरव आएंगे तब टूर्नामेंट को करवाएंगे, क्योंकि जो इनकी टीम थी उसको भरोसा नहीं था कि वो इनके बिना जीत भी सकते हैं। तो फिर भाई डॉक्टर गौरव आए वहाँ पे, काफ़ी दिनों बाद टूर्नामेंट का ब्रेक था, फिर ये आए, इन्होंने आके बॉलिंग वहाँ पे अपनी की। फिर क्या रिजल्ट आया बता दो वो भी। उस टाइम मैं 1 साल बाद बॉलिंग करा रहा था, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया होऊंगा। उससे पहले तो मैं काफ़ी सही खेलता था। तो उस टाइम पे पता नहीं मुझसे क्या हुआ, मेरे से बॉलिंग ही फेंकी गई भाई। फिर मैंने गिव अप कर दिया था कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन उसके अगले साल फिर हम टूर्नामेंट खेले थे। फिर उसके अगले साल फाइनली फिर ट्रॉफी जीत के फाइनली मैं 6th ईयर में ट्रॉफी जीत के ही आया था। हाँ, उसके अलावा और भी ऑप्शन थे। मुझे सबसे सही लगता था कि हमारे वहाँ पे जैसे ठंड हो जाती थी, तो ठंड में अंडर जो रूफ वाले जो स्टेडियम होते हैं, वहाँ पे हम लोग 6-on-6 फुटबॉल खेलते थे इंडोर में। हाँ, इंडोर में फुटबॉल खेलते थे हम लोग वहाँ पे। और जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, एक्चुअली ऐसा था कि आप यूनिवर्सिटी में बाहर के लोग भी खेल सकते हैं आपके साथ फुटबॉल, लेकिन बाहर वाले लोगों को बैंक में जाके पे करना पड़ता था, और उनको घंटे के शायद 1000 या फिर 1200 रूपये पे करने पड़ते थे। अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं पे करना पड़ता। स्टूडेंट्स के डेज फिक्स होते थे, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वीक में 2 दिन खेल सकते हैं, और वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग भी अच्छी होती थी, तो वहाँ इंडोर खेलने में बहुत सही रहता था। उसके अलावा और कई गेम है जो मैंने खेले नहीं है, लेकिन उनके जो खेलने की जगह है वो बहुत सही है। जैसे एक बार मैं बैडमिंटन ट्राई करने गया था, वहाँ पे पेड बैडमिंटन भी होता है बाहर वाले लोगों के लिए, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे जाके वैसे खेल सकते हैं। तो काफ़ी सही लगा मुझे वो, बैडमिंटन भी खेला था मैंने एक बार वहाँ पे। चलो सही है। तो गौरव भाई, मैं एक लास्ट टिप कि भाई स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक ऐसी टिप जो चीज़ वो ये बिल्कुल ना करें और ये चीज़ करें? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि MBBS, पहला क्वेश्चन ये है कि MBBS कहाँ से करनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और अगर वो इंडिया से कर सकता है सरकारी में, या फिर कोई फाइनेंशियली स्टेबल है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा कि आप भी फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होंगे, या फिर मैं भी, मोस्टली स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। तो आपने भी बाहर जाने का इसलिए डिसाइड किया होगा क्योंकि फीस थोड़ी सी कम पड़ती है कंपैरेटिवली। और अभी के टाइम पे आपको पता है कि नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, तो वो इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना है और वो फॉरेन ग्रेजुएट्स को भी देना है। तो मैं तो अभी यही कहूँगा कि बाहर जाइए MBBS करने। बाहर का मतलब इन्वायरमेंट भी अच्छा है, और उसके अलावा आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का चांस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स होते नहीं हैं, तो आप जल्दी मैच्योर भी हो जाओगे। उसके साथ साथ वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लोग होते हैं, तो आपको कल्चर भी पता चलेगा। और उसके अलावा जो पढ़ाई से रिलेटेड टिप है वो ये है कि मैं तो पर्सनली ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, लेकिन फिर भी मतलब कोई ढील नहीं छोड़नी है कि आप क्लास में नहीं जा रहे हो। सबसे मेन बात होती है क्लास में जाना चाहिए स्टूडेंट को। पंक्चुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाहर की कंट्री है, रशिया है, तो थोड़ा नशे वशे से दूर रहना चाहिए। और उसके अलावा तो और क्या है, उसके अलावा अपना एंजॉय करो। वहाँ पे ऐसा कोई रेसिज्म नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई परेशान नहीं करता आपको। घूमने फिरने की जगह अच्छी है। अगर
क्रीमिया से ही पढ़ा हूँ मैं, तो अगर आप क्रीमिया की बात करें तो क्रीमिया तो बहुत सुंदर है। लेकिन उसके अलावा अगर आप रशिया में कहीं पे भी जाएं तो रशिया में आप रोड ट्रिप कर सकते हो। उसके अलावा आप मॉस्को जा सकते हो घूमने के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग जा सकते हो। अभी 2018 में जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था। सोची में विंटर ओलंपिक्स हुए थे, अभी सोची को उन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो घूमने फिरने के हिसाब से तो बहुत सही जगह है। तो मतलब यही है कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट बिलोंग करता है, उसको प्राइवेट में एडमिशन ना लेने के बजाय बेटर रहेगा कि एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले ले, वो वर्थ रहेगा। जैसे पर्सनली मेरा देखें आप तो 2 कज़न है मेरे, वैसे तो हम लोग मेरी फैमिली में पूरे डॉक्टर्स ही हैं। मेरी बहन ने भी एमबीबीएस ही किया, उन्होंने इंडिया में प्राइवेट, उनका तो पीजी भी कर रही हैं वो तो। हाँ, वो अभी एमएस ऑब्स गायनी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस की थी और उनकी फीस उस टाइम पे 4,10,000 थी। लेकिन ये 4,55,000, ये बात है आज से 10 साल पहले की। 10 साल पहले। हाँ, तो अभी तो इंडिया में शायद फीस 10 लाख रुपए हो चुकी है, 10 या 15 लाख रुपए हो चुकी है, और उसके अलावा और एक्सटर्नल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एवरेज 70-80 लाख पड़ जाते हैं। तो अभी मेरे जो कज़न है, एक कज़न है मेरे जो भी 4th ईयर में है रशिया में, तो अगर मुझे रशिया का पसंद नहीं आया होता तो मैं उनको बाहर भेजता ही नहीं। तो मैं तो पर्सनली यही कहूँगा कि बाहर जाओ, एमबीबीएस करके आओ, सबसे बढ़िया यही है। तो मतलब आप तो एक परफेक्ट एग्जांपल हो गए। हाँ, पूरी फैमिली एक परफेक्ट एग्जांपल होगी। एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस इंडिया का अगर कंपैरिजन करना है तो खुद बता सकते हैं घर में कि क्या है। तो जैसे आपकी सिस्टर ने इंडिया से एमबीबीएस की, आपने बाहर से की, अभी वो पीजी कर रही हैं, आप पीजी का एग्जाम दे रहे हो, कोई डिफरेंस? नहीं, मेरी जो सिस्टर के हस्बैंड है उन्होंने चाइना से एमबीबीएस की है, और अभी नीट पीजी का एग्जाम हुआ था, तो मेरी सिस्टर ऑब्स गायनी कर रही है, और मेरे जो जीजा हैं वो सर्जरी कर रहे हैं, डीएनबी सर्जरी कर रहे हैं। तो बल्कि मेरी सिस्टर तो फिर भी प्राइवेट से कर रही हैं, और उन्होंने तो 7-8 साल बीच में जॉब भी किया, जीआरशिप भी किया, एमओ भी किया उन्होंने दिल्ली में। मेरे जीजा ने तो वो ग्रेजुएट हुए चाइना से, उन्होंने एफएमजी दिया, 1 साल का उन्होंने इंडियन पीजी की प्रिपरेशन की, उसके बाद उन्होंने तो तुरंत डीएनबी सर्जरी उठा ली थी। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एफएमजीज को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनका फियर भी कम होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पर्सनली कि बाहर से एमबीबीएस कर लेनी चाहिए जिसको मौका मिले। तो गाइस, जैसा कि आपने अभी जाना डॉक्टर गौरव से कि इन्होंने अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि इनकी फैमिली में ऑलरेडी ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने इंडिया से एमबीबीएस की है। जैसे इनके जीजा जी हैं वो चाइना से एमबीबीएस करके आए हैं, तो उनका कंपैरिजन ही बताया। पीजी भी कर रहे हैं अभी, बल्कि जीजा जी ने तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही वो कर रहे हैं, और जो दीदी हैं वो प्राइवेट से कर रहे हैं। बाकी आपके छोटे कज़न हैं वो भी रशिया से या कहीं और, एक रशिया से, किर्गिस्तान में भी है ना? हाँ, एक किर्गिस्तान में भी है, ताऊ जी का लड़का, चाचा जी का लड़का किर्गिस्तान में भी है। तो ये आपने एक्सपीरियंस जाना कि एमबीबीएस अब्रॉड का जो मिथ बनाया गया है कि भाई एमबीबीएस अब्रॉड में स्टूडेंट्स बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट एक मिथ है। वो टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो खुद आप पे डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे बर्बाद होना है या फिर वहाँ से आपको अच्छा डॉक्टर बन के आना है। अगर आप वहाँ पे रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे किसी भी चीज़ में, नशे वगैरह के चक्कर में आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे डॉक्टर बन के आप आ सकते हैं। लेकिन सेम वही दूसरा चेहरा, दूसरा वो कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि वहाँ जाने के बाद डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो फिर कैरियर बर्बाद करके भी बच्चे आते हैं। डिस्ट्रैक्शन का भी देखो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्योंकि बच्चा बाहर जाके पेरेंट्स की इतनी पेरेंट्स इतना वोच नहीं कर सकते बच्चे को। लेकिन अगर बढ़िया कंसल्टेंसी के थ्रू गया है और अगर रेगुलर पेरेंट्स टच में रहते हैं तो पेरेंट्स को सब पता चलता रहता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे को जो सबसे एंड में जो फियर होता है वो तो पेरेंट्स का ही होता है, और बाहर जाके वो फियर खत्म हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए कि पेरेंट्स, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं एजेंट के थ्रू, और वो सोचते हैं कि एजेंट ने तो पैसे खा लिए या फिर कुछ और कर दिया, तो वो एजेंट के साथ अपनी कन्वर्सेशन खत्म कर देते हैं वहीं पे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकलौता वही जरिया है जो कि माँ बाप को सच बता सकता है। तो अगर माँ बाप एजेंट के साथ लगातार बात करते रहें, उनके बारे में जानते रहें, क्योंकि एजेंट तो सभी बताएगा माँ बाप को, तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सेम है, जैसे हमें तो पता है क्योंकि हम वहाँ खुद पढ़े हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है, तो हमने वही चीज़ें अपने
अपने इसमें कंसल्टेंसी में इम्प्लीमेंट की हुई हैं कि हम रेगुलर पेरेंट्स के टच में हैं, स्टूडेंट्स के टच में, वहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे रिपोर्ट लेते हैं, यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट लेते रहते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, फिर वही सेम रिपोर्ट्स रेगुलर पेरेंट्स को बताते हैं। अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि सर आपका बच्चा ये कर रहा है, अब आप देख लीजिए कैसे क्या करना है। अगर आप कहते हैं हम उनसे बात करें तो हम बात करते हैं, अदरवाइज आप कर लीजिए अपने लेवल पे। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे सारे बच्चे वहाँ पे कंट्रोल में रहते हैं, हम 300-350 स्टूडेंट्स क्रीमिया में पढ़ रहे हैं हमारे, तो सारे अच्छे से रेगुलर कंट्रोल्ड में हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो। तो अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करना बनता ही है। ओके, थैंक यू डॉक्टर गौरव, आपका एक्सपीरियंस जानने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, आपकी जर्नी जानने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये जानने को मिला कि भाई इंडिया से MBBS करते हैं तो वो भी सेम लेवल पे हैं, जो बाहर से MBBS करते हैं वो भी सेम लेवल पे हैं, अगर अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा था। और बाकी जो नीट PG का आपने बताया, क्योंकि मैंने तो नीट PG का एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था कि भाई नीट PG में भी सेम ही है। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स हुआ है माइंड कि यार PG एग्ज़ाम में भी, मतलब इससे पहले माइंड में ये था कि यार पता नहीं कितना डिफिकल्ट होता होगा, क्योंकि हर जगह यही सुनते हैं हम तो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन जैसे आपने दिया तो आपने बताया कि ऐसा कुछ इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है। FMGs के लिए तो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। है। एक स्टोरी और बताना चाहूँगा मैं। तो जब हम एडमिशन ले रहे थे बाहर, तो एक तो आपसे बात हुई थी मेरी, क्योंकि आपके छोटे भाई पढ़ते थे हमारे साथ स्कूल में, और एक और स्टूडेंट थे हमारे सीनियर, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो उनसे बात हुई थी मेरी। तो वो मेरा एडमिशन करवा रहे थे उस टाइम पे यूक्रेन में, और उन्होंने मुझे बताया था कि आप क्रीमिया मत जाएं, क्रीमिया तो गांव है, यूक्रेन के कंपैरिजन में क्रीमिया में कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चों के साथ ये स्टोरी भी बन जाती है कि उनको बहला के फुसला के कहीं भी भेज दिया, बड़े बड़े सपने दिखा देंगे कि इतना अच्छा सिटी है, बड़ी सिटी है। तो हमारे साथ भी ये हुआ था। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, आप सही टाइम पे मिले, थैंक यू उसके लिए। और हम ग्रेजुएट हो गए, आज डॉक्टर बन के बैठे हैं, और सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल एक दिन PG भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई। चलो, थैंक यू। We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctor's Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable and one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus, and our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctor's Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Doctor's Query.